नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की एक खास पेशकश क्रिप्टो लाइव। क्रिप्टो लाइव देश का पहला लाइव शो है जिसमें हम क्रिप्टो पर बात करते हैं, जुड़ते हैं देश के जाने माने क्रिप्टो एक्सपर्ट से और जानने की कोशिश करते हैं उनसे क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ टेक्निकल टर्म्स को और कुछ ऐसे टॉपिक्स को जो हमें अपने आप समझने में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। इस शो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX। उनकी मदद से ये शो आप तक पहुंचाते हैं और जोड़ते हैं आपको देश के जाने माने क्रिप्टो एक्सपर्ट से। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं काशिफ रजा, जो पिछले लंबे वक्त से क्रिप्टो की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं क्रिप्टो के अलग अलग टॉपिक्स पर, उसके अलग अलग पहलुओं पर। काशिफ सर, बहुत स्वागत है आज के शो में। जी, थैंक यू वेरी मच। क्या आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज हमें आ रही है। आपने अपना वक्त हमें दिया है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। सर, हमें बताइए, क्रिप्टो का जो बिल है वो काफी लंबे वक्त से चर्चाओं में है और पिछले कई वक्त से हम सुनते आ रहे हैं कि उस पे काम किया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ देखने में नहीं आया है। तो उस पे कोई अपडेट है, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप हमारे ऑडियंस के साथ? सो बेसिकली हमें ये तो पता ही था कि जब गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं जो ड्राफ्ट बिल है, क्रिप्टो का जो बिल है, वो लास्ट जो सेशन हुआ था, जो पार्लियामेंट का सेशन जब बैठा था, तो उसमें ये गवर्नमेंट ने इंटेंशन शो करी थी कि वो बिल को प्रेजेंट करेंगे, राइट। बट क्योंकि लास्ट टाइम कोविड की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई थी तो सेशन को और छोटा कर दिया गया था, तो उसमें काफी सारे बिल प्रेजेंट नहीं हुए थे, तो जिसमें कि क्रिप्टो बिल को भी प्रेजेंट नहीं किया गया था। तो अगर हम देखें तो लास्ट टाइम जब सेशन बैठा था, तो उस सेशन के अंदर जो लिस्ट ऑफ बिल विच वाज सपोज्ड टू बी इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दी सेशन, उस लिस्ट के अंदर था। तो ऐसा लग रहा था कि चलो लास्ट टाइम वो प्रेजेंट नहीं हो पाया, बट इस बार वो प्रेजेंट जरूर होगा जब भी सेशन बैठेगा। बट हुआ ये कि अब जो मॉनसून सेशन जो ये प्रपोज्ड है जुलाई के अंदर, तो उसकी जो लिस्ट है वो ऑलरेडी रिलीज हो गई है। उस लिस्ट के अंदर जो क्रिप्टो बिल प्रेजेंट नहीं है। सो इससे ये पता लगता है कि क्रिप्टो बिल इस बार भी प्रेजेंट नहीं हो रहा है। अब इसको दो तरीके देखने के लिए, काफी सारे लोग खुश है कि चलो ठीक है, बिल प्रेजेंट नहीं हो रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हम आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बट देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें, तो अगर बिल प्रेजेंट नहीं होता है तो ये कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री है, वो फिर वो एक डाउट के एक एरा में रह रही है। पिछले 8 साल से अगर हम देखें, मतलब 2013 में लास्ट टाइम जो सबसे पहला जो सर्कुलर आया था आरबीआई का, वो 2013 में आया था क्रिप्टो के लिए कि इसमें आप सतर्क रहे, और आरबीआई ने कोशिश करी थी लोगों को बताने के इसके अंदर आप सतर्कता बरतें। तो आप सोचो, 8 साल लग गए हैं, सरकार ने अभी तक उसके ऊपर कोई क्लियर गाइडलाइंस या कोई कानून नहीं बनाया है। तो इस स्थिति में होता क्या है कि नो डाउट इंडस्ट्री फिर भी ग्रो करी, लेकिन जो मासेस हैं उनका ट्रस्ट नहीं बन पाता, क्योंकि जो मासेस है वो उसी इंडस्ट्री के अंदर एंटर करते हैं जिसमें वो ये देखते हैं कि सरकार का कुछ क्लियर गाइडलाइंस है, कुछ सपोर्ट सिस्टम है या कोई कानून है। तो वो कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आएगा तो ये इंडस्ट्री स्केल नहीं हो पाएगी। हाँ, इस इंडस्ट्री में जो लोग इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली नो डाउट ये एक अच्छी खबर है कि चलो स्थिति जैसी है वैसी बनी भी है। लेकिन अगर हमें इस मकाम से और आगे जाना है, और हम चाहते हैं कि और बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर करें, मासेस एंटर करें, तो इसके अंदर एक क्लैरिटी होना है, रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेगुलेशन से ही मासेस के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम बैंक्स की बात करें तो वो लोगों को काफी ज्यादा सिक्योर लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि इसके ऊपर एक सुपीरियर बॉडी है, उसके ऊपर आरबीआई है, हमारे पास एक एपेक्स बॉडी है जो इस पे काम कर रही है और सारी रेगुलेशंस को चेक कर रही है। तो वो थोड़ा ज्यादा भरोसेमंद हो जाता है लोगों के लिए। लेकिन ऐसे में आपको क्या लगता है कि जब हम पूरी कंट्री की बात करते हैं, इंडिया बहुत तेजी से विकसित देशों की जो लिस्ट है उसमें शामिल होने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसे में जहां देश के दूसरे छोरों में लोग इसे अपना रहे हैं, इसे पेमेंट मेथड के तौर पे भी अपनाया जाने लगा है,
ऐसे में हम कितना पिछड़ जाएंगे अगर अभी भी ये रूल्स और रेगुलेशंस नहीं आती हैं, ये बिल नहीं आता है तो शिवानी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए शिवानी, हमेशा हमें ये याद रखना पड़ेगा कि कभी भी कोई जब नई टेक्नोलॉजी आती है, राइट, तो हमें नहीं पता होता कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से इवॉल्व करेगी या फ्यूचर में किस किस तरह की टेक्नोलॉजीज आएंगी। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम कानून को पहले बनाएं और टेक्नोलॉजी बाद में आए। हमेशा ये होगा कि टेक्नोलॉजी पहले आती है। पहले हवाई जहाज किसी ने बनाया होगा, राइट, राइट ब्रदर्स ने पहले हवाई जहाज बनाया। उस हवाई जहाज को बनाने के बाद जो कानून थे, एविएशन मिनिस्ट्री थी, कानून थे उसको उड़ाने के, वो मैनुअल्स, वो सारे बाद में बने हुए, राइट। तो इसी तरीके से जो ये इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री अब इसके अराउंड अगर किसी भी देश में अगर आप देखें तो कोई भी ऐसा डेवलप कंट्री नहीं है जिसने कोई क्लियर कानून बना दिया। यहाँ तक कि अमेरिका के अंदर भी आज तक कोई कानून नहीं है, राइट। और जितनी चाहे आप ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लो, कोई कानून उन्होंने बिल पास नहीं किया। आप न्यूजीलैंड को पकड़ लो, कोई बिल पास नहीं किए। कोई जर्मनी को पकड़ लो। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि सारे देशों ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई है, एक पॉलिसी अपनाई है। उस पॉलिसी के अंदर उन्होंने ये कहा कि देखिए ये तो समझ में आता है कि ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, अब ये क्या क्या चेंजेस लाएगी, कैसे कैसे बदलाव लाएगी, राइट, उसको समझने के लिए इसका आज हम इसको बॉटल नेक ना कर दें, मतलब इसका गर्दन जो है इतनी टाइट ना कर दें कि ये इंडस्ट्री मशरूम ही ना हो पाए। और अगर इसके फायदे हैं फ्यूचर में तो उसको समय देना चाहिए इस इंडस्ट्री को। तो सारी की सारी कंट्रीज क्या कर रही हैं, एक गार्डियन का रोल उन्होंने अपना लिया। वो इसको ग्रो करने दे रही है, मशरूम होने दे रही है। इसके लिए उनको लगता है कि अभी ये टाइम नहीं है रेगुलेशन लाना। तो उन्होंने क्या करा, डिफरेंट डिफरेंट जो एजेंसीज है उनको ये बोल दिया कि आप इन पे चेक्स रखें, राइट। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग देख लो ना हो पाए, टेररिस्ट फाइनेंसिंग ना हो पाए, कोई पॉन्जी स्कीम ना कर पाए। तो ये अलग अलग तरीके से उन्होंने चीजें बना दी, डिपार्टमेंट्स को बोल दिया कि आप नजर रखो। लेकिन ये नहीं बोला कि इस इंडस्ट्री को किल कर दो। किल करना तो बहुत आसान है, किसी भी इंडस्ट्री को आपको कुछ भी नहीं करना है, कानून पास करना और किल हो जाएगी। लेकिन उस इंडस्ट्री का, उस टेक्नोलॉजी का जो पोटेंशियल है, क्या आप उसको हार्नेस कर पाओगे? नहीं। तो जरूरी नहीं है कि क्रिप्टो बिल आएगा तो ही ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी। आप उसको ग्रो करने का वैसे भी मौका दे सकते हैं। जस्ट आपको जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपका ऑलरेडी है, क्या आप बैंकिंग को गवर्न नहीं कर रहे? क्या आप फिनटेक को गवर्न नहीं कर रहे? क्या आप जीरोदा या ऐसी जो कंपनीज अभी स्टॉक ट्रेडिंग में आई हैं, क्या इनको गवर्न नहीं कर रहे? तो आपके पास रूल्स ऑलरेडी बने हैं। आपको उस पैराडाइम के अंदर, उस अम्ब्रेला के अंदर क्रिप्टो को भी इंक्लूड कर लेना है और उसे ग्रो करने देना है। जरूरी नहीं कि आप क्रिप्टो बिल लाओगे तभी वो चीज गवर्न हो पाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें समझना चाहिए कि ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में कानून बन गए। बड़े बड़े देशों ने कानून नहीं बनाया, वो इसे ग्रो करने का मौका दे रहे हैं और वो देख रहे हैं कि देखते हैं कि हमारे आने वाले समय में हमें किस तरीके से ये बेनिफिट दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका कहना है कि जो कंट्रीज हैं वो अभी मौका दे रही हैं क्रिप्टो को ग्रो करने के लिए, लेकिन शायद यहाँ पे इसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकारें हैं इन अलग अलग देशों की, वो शायद एक खतरा महसूस कर रही हैं फिएट के लिए, क्रिप्टो करेंसीज को। तो इस पे आपका क्या कहना होगा? जी शिवानी, देखिए जो क्रिप्टो के आगे जो करेंसी वर्ड है ना, तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो उसी वर्ड से। कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसके देश के अंदर एक पैरेलल करेंसी चलती रहे। तो अगर आप देखें तो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव किसी भी क्रिप्टो का या बिटकॉइन का ये नहीं है कि उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि जो देश के अंदर किसी भी देश की फाइनेंस जो फियाट करेंसी है उसको पलट देना या उसके लिए थ्रेड बन के आना। बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव नहीं है बिटकॉइन का ऐसा। बिटकॉइन का अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव ये है कि वो एक ऑप्शन दे रही है मासेस को दुनिया भर में एज एन ऑल्टरनेट एसेट क्लास का, राइट। तो अगर हम देखें सदियों से, अगर हम देखें तो अगर हम अपने पूर्वजों को देखें तो हमारे पूर्वज भी ऐसी ऐसी कमोडिटीज की तलाश में रहे जिसके अंदर वो अपनी वैल्यू को स्टोर कर सके, ठीक है। हमारे पूर्वज बिल्कुल शुरुआती दौर में सिप्पियों के अंदर अपनी वैल्यू को स्टोर करते थे, मतलब सिप्पियों को इकट्ठा करते थे। कभी मोर के पंख या कोई बहुत ही सुंदर पक्षी होता था जो रेयर होता था, उसके पंख रखते थे। हाथी के दांत के अंदर अपनी वैल्यू को, अपनी जो वैल्यू है उसकी, अपनी जो मॉनेटरी एनर्जी उसको स्टोर करते थे। अगर हम देखें जो तीर अंदाजी हम करते थे
तो वो जो तीर अंदाजी का जो लोहे का आगे जो जो जब किसी को आप तीर मारते थे तो वो जो लोहे का जो वेपन था, भाला था, उसके अंदर हम अपनी वैल्यू को स्टोर करते थे, पत्थर के अंदर करते थे। तो जैसे जैसे हमारी सिविलाइजेशन बढ़ी, हम आगे की तरफ आए, तो फिर हमने मेटल्स को ढूंढा, तो हम उसमें कॉपर के अंदर, ब्रॉन्ज के अंदर, फिर हमने गोल्ड पे आए। तो इससे ये साबित होता है कि सदियों से हम लोगों ने एक बेहतर विकल्प, एक बेहतर स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए कम्युनिटीज आगे बढ़ती नहीं। और जो स्टोर ऑफ वैल्यू है, जैसे ही कोई बेहतर स्टोर ऑफ वैल्यू मिला, तो जो दूसरा पुराना वाला स्टोर ऑफ वैल्यू था उसको ह्यूमैनिटी ने ड्रॉप कर दिया, राइट। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं कि शुरुआती दौर में मोर के पंख से किया होगा या सिप्पियों से किया होगा, लेकिन जैसे ही उन्हें एक बेहतर विकल्प मिला होगा, जैसे उन्हें स्टोन मिला होगा, तो उनको लगा होगा कि ये बेटर ड्यूरेबल है, ये डिविजिबल है, इसको स्टोर कर सकते हैं, इसको किसी ने एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और ये स्केर्स है। तो स्टोर ऑफ वैल्यू में आपस में लड़ाई होती रही है। जैसे ही बेटर स्टोर ऑफ वैल्यू मिला, जो पुराना वाला स्टोर ऑफ वैल्यू लोगों ने ड्रॉप कर दिया, राइट। तो गोल्ड आने के बाद हम ये समझ सकते हैं कि गोल्ड आने के बाद से आज तक, मतलब 2008 तक, जब तक बिटकॉइन इजाद नहीं होता, तब तक एक बेटर स्टोर ऑफ वैल्यू में जो सबसे ज्यादा लोगों का विश्वास था वो गोल्ड में था, राइट। गोल्ड के साथ थोड़े से इश्यूज थे। गोल्ड के साथ इश्यूज क्या बने? जैसे कि शिवानी, सपोज करो तुम्हें ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होना है और तुम प्लान करती हो कि बस अब मुझे ना ऑस्ट्रेलिया में रहना है। अब तुम इंडिया से तो अपनी सारी चीजें इकट्ठी करोगे ना। अब सपोज करो तुम्हारे पास बहुत सारा गोल्ड हो, और मैं आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ तुम्हारे पास बहुत गोल्ड हो, लेकिन तुम्हारे पास एक बहुत सारा गोल्ड है। अब तुम क्या उस गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में ऑस्ट्रेलिया ले जा सकती हो? नहीं। और ऐसे ही बहुत सारे बड़े बड़े मिलियनियर्स और बिलियनियर्स हैं जो जो अगर कल को अपने गोल्ड को ट्रांसफर करना चाहे तो क्या कर सकते? नहीं। या क्या बड़े बड़े जो देश है वो गोल्ड जो रखते हैं ट्रेजरी में, तो क्या वो गोल्ड उनके पास खुद है? आपको यकीन नहीं होगा कि जो हिंदुस्तान में 50% जो गोल्ड है, जो इंडिया का खुद का, वो इंडिया के पास नहीं है, वो यूके के अंदर रखा है। वो इसलिए रखा है यूके के बैंक के अंदर क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत कॉस्टली है, बहुत सिक्योर भी नहीं है। तो यही प्रॉब्लम्स है गोल्ड की वजह से, जिसको सॉल्व किया बिटकॉइन ने। तो बिटकॉइन ने 2008 के अंदर, जब सतोशी नाकामोटो की ये विजन थी कि ये पहली ऐसी एसेट क्लास है, राइट, जिसको एक आदमी दूसरे आदमी को भेज सकता है इंटरनेट के ऊपर और बिना रिलाय किए किसी थर्ड पार्टी पे, राइट। ये इंपॉर्टेंट है। वैल्यू तो पहले भी भेज सकते थे। मतलब सपोज अगर शिवानी को अपने सिस्टर को कनाडा के अंदर पैसे भेजने, तो शिवानी पहले भी भेज सकती, लेकिन उसे कैसे भेजती थी? वो पहले अपने बैंक पे जाती थी, वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म भरती थी, वो पहले वो सवाल पूछता था क्यों भेजने, कितने भेजने, कौन है वो, फिर वो उसके बाद सारी डिटेल भरती थी, फिर उसके बाद वो कहते थे अच्छा हम 6% लेंगे या 5% कट लेंगे। तो जो अल्टीमेटली वो पैसा रियल टाइम में पहुंच भी नहीं पाता था। 24 घंटे से 48 घंटे लगते थे, 5 से 6% का उसमें फीस लगती थी, और एक लंबा प्रोसेस था। और किसी को अगर इमरजेंसी में पैसा चाहिए हो तो सोचो। तो आज पहली बार हम एक जगह से दूसरी जगह वैल्यू ट्रांसफर कर सकते हैं बिना रिलाय किए किसी थर्ड पार्टी पे। ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। अगर आप इसको देखो, आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो यही सर, अगर हम देखें आज भी भारत में लोग क्रिप्टो को लेकर उतने जागरूक नहीं हो रहे हैं। जिन्होंने उसे समझ लिया, आपके जैसे जो लोग थे जो इस मैदान में उतर गए, इसे समझ लिया अच्छे तरीके से, वो तो अभी मुनाफे में है। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो बिटकॉइन को या क्रिप्टो करेंसी को अभी भी एक इन्वेस्टमेंट मेथड या ट्रेडिंग मेथड के तौर पे नहीं समझ रहे हैं, और अभी भी फिएट की तरफ ही उनका ज्यादा रुझान है। और बहुत से एक्सपर्ट हमारे शो में ऐसे आ चुके हैं जो कह चुके हैं कि बिटकॉइन जो है वो गोल्ड 2.0 होगा। तो इस पे आपका क्या कहना है? क्या बिटकॉइन जो है वो गोल्ड को रिप्लेस करने वाला है, और फिएट और क्रिप्टो में क्या अंतर है, और किस तरीके से लोग इसे एकदम सरल भाषा में समझ सकते हैं कि फिएट को इन चीजों के लिए इस्तेमाल करना है और बिटकॉइन इन चीजों के लिए जरूरी है? देखिए, सबसे पहले एक बात को आप समझिए कि जो गोल्ड और बिटकॉइन में डिफरेंस, एक मेजर डिफरेंस ये है कि गोल्ड को आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करना बहुत डिफिकल्ट है। गोल्ड एक हार्ड रॉक की तरह, एक बड़ा पत्थर है जिसको आप
आप अगर ट्रांसफर करना चाहो तो एक बहुत मुश्किल चीज होती है। दूसरी चीज ये है कि गोल्ड को डिवाइड करना छोटे छोटे यूनिट्स में, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। मतलब अगर आपको एक छोटे डिनोमिनेशन का कॉइन रखना हो, अगर आपको 25 रुपए की ट्रांजैक्शन करनी है, तो क्या आप 25 रुपए का कितना बड़ा कॉइन आप निकालोगे, कौन डिसाइड करेगा? और क्या हर बार वो 25 रुपए का कॉइन एक ही फॉर्म में आएगा? तो छोटे छोटे कॉइन्स में डिवाइड करना, डिविजिबिलिटी गोल्ड में बहुत डिफिकल्ट है। गोल्ड की स्टोरेज बहुत डिफिकल्ट है। और सबसे बड़ी बात ये कि इशू क्या होता है अगर हम एज ए गोल्ड को एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू देखते हैं, कि जब जब गोल्ड की डिमांड बढ़ती है तो गोल्ड की सप्लाई भी उसी हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाती है। होता क्या है कि जो माइनर्स हैं, जब वो देखते हैं कि गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, तो वो ज्यादा आदमियों को डिप्लॉय करके, ज्यादा मशीनरी लगा के गोल्ड की माइनिंग करना एकदम शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है कि अगर हमने अगर 100 साल की हिस्ट्री देखे, तो गोल्ड हर साल 1 से 1.5% उसकी सप्लाई बढ़ जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जब जैसे ही डिमांड बढ़ी, सप्लाई पीछे से बढ़ी, तो उसकी जो प्राइस है वो अपने आप फिर ड्रॉप कर जाती है। तो गोल्ड के अंदर क्या है कि नो डाउट प्राइस इंक्रीज हुआ है इतने सालों में, लेकिन उसकी एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, क्योंकि जैसे उसकी बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ती है, पीछे से सप्लाई आ जाती है, और वो 1 से 1.5% साल का एवरेज रहता है कि वो इन्फ्लेशनरी है। लेकिन बिटकॉइन एक ऐसी एसेट क्लास है जो कि लिमिटेड है, राइट? तो बिटकॉइन की अगर डिमांड बढ़ती है तो उसकी सप्लाई नहीं बढ़ती। चाहे बिटकॉइन कल को 5 लाख यूएस डॉलर का हो जाए, 2 लाख यूएस डॉलर का हो जाए, 1 मिलियन यूएस डॉलर का हो जाएगा, लेकिन बिटकॉइन की सप्लाई नहीं बढ़ी। ठीक है, तो ये बिटकॉइन की एक बहुत अमेजिंग चीज है। प्लस दूसरी चीज ये है कि जो बिटकॉइन है उसको आप किसी भी कारखाने में जाके या कोई भी डिफरेंट आप उसका कोड तो कॉपी कर सकते हो, लेकिन जो उसके ऊपर जो नेटवर्क इफेक्ट है, जो उसके ऊपर बाइनर्स हैं, नोड्स हैं, उसको आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते, राइट? कहने को तो 10,000 क्रिप्टो करेंसीज हैं, लेकिन बिटकॉइन सिर्फ एक है, राइट? और बिटकॉइन जैसा सिक्योर नेटवर्क भी एक है। तो ये बिटकॉइन को यूनिक बनाता है। अब आपने बात करी फियाट की। देखिए, फियाट बेसिकली कोई भी देश है उसका एक लीगल टेंडर होता है, राइट? और फियाट को जब हमें इंट्रोड्यूस किया गया था आम जनता को, वो आपको सुन के हैरानी होगी, ये कह के कहा गया था कि 1900 में हम गोल्ड स्टैंडर्ड होता था, राइट? तो हम कहते थे, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई गोल्ड को मूव करना बहुत मुश्किल है, गोल्ड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल है, और कल को हमारी इकोनॉमी स्केल नहीं हो पाएगी। अगर लोगों को ब्रेड लेनी है, अंडा लेना है, चाय लेनी है, एक रिटेल कस्टमर को, वो गोल्ड को कैसे ट्रांसफर करेगा? कौन इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेगा? तो गवर्नमेंट ने ये वादा किया कि भाई हम इसकी जगह ना पेपर करेंसी लॉन्च कर देते हैं जिसकी बैकिंग गोल्ड के थ्रू होगी। ये चलता रहा, लेकिन 1970 में आपको सुन के हैरानी होगी कि 1971 में जो निक्सन थे, जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने इस गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म कर दिया। गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म होने के बाद अब गोल्ड की जो फियाट की वैल्यू है, वो गोल्ड से बैकिंग नहीं है। तो यही कारण है कि ये डिफरेंस है मेन, कि फियाट जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट की जो कार्यशाली है, जिस तरीके से गवर्नमेंट का जो प्रॉमिस है कि हम बेहतर परफॉर्म करेंगे, सिर्फ वही उसकी वैल्यू है। जो मॉनेटरी सिस्टम है, जिसको जो चला रही है गवर्नमेंट, वही उसकी वैल्यू। अगर कल को जिम्बाब्वे और वेनेजुएला में हमने देखा कि सरकारें जब, या लेबनान में जब सरकारें डिलीवर करना या उनकी कार्यशाली में कमी आ जाती है, या उनसे वो सक्षम नहीं होते, या उनसे वो काम नहीं हो पाता है, तो फिर इकोनॉमीज का हाल वैसा हो जाता है जैसे वेनेजुएला और जिम्बाब्वे में हमने देखा। तो आशा करते हैं कि ऐसा समय आए तो ना, लेकिन हम जो दुनिया में देख रहे हैं, जिस तरीके से कोविड के अंदर मनी प्रिंटिंग हुई है, जिस तरीके से डॉलर की प्रिंटिंग हुई है, हमारे इंडिया में भी हमने काफी फाइनेंस किया है, काफी पैसा हमने पब्लिक के लिए रिलीज किया है। तो ये सारे जो पैसे रिलीज करने से क्या होता है, एक्स पैसे को मार्केट के अंदर रिलीज करने से इन्फ्लेशन बढ़ती है, जो कि हमने यूएस में देखा 5.6% हो गई है, जो कि बहुत ज्यादा है यूएस के स्टैंडर्ड के हिसाब से। ठीक है, आज के इस एपिसोड में आपने हमारे बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर दिए हैं। कल के एपिसोड में मैंने खास तौर पे मेंशन किया था कि हम इस टॉपिक को जरूर कवर करेंगे, ताकि दर्शक जो हैं वो स्टोर ऑफ वैल्यू का महत्व समझ सकें कि ये कितना ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से पहले लोग रेयर चीजों को स्टोर करते थे, उसे एक वैल्यू के तौर पर देखते थे, आज हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ऐसे एसेट्स में निवेश करें जहां पे वैल्यू है और जो आगे और ज्यादा वैल्यू हमें दे सकते हैं। एथेन की सिविलाइजेशन हो गई या बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन पहले गोल्ड में काम करते थे, गोल्ड के सिक्के बनाया करते थे। उसके बाद धीरे धीरे इसमें भी
जो मेटल है वो उन्होंने इंक्लूड करना शुरू कर दिया। भाई इन्फ्लेशन जो है वो आने लग गई, और ज्यादा उन्होंने सिक्के रिलीज करना शुरू कर दिया, और इस तरीके से जो पूरी सिविलाइजेशन है उसने काम किया। इसी वजह से हमारा ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि क्रिप्टो किस तरीके से आने वाले वक्त में हमें अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, किस तरीके से हमारे लिए एक स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पर काम कर सकता है। और काशिफ सर, आपने बहुत ही बढ़िया एक हमें उदाहरण दे दिया है कि किस तरीके से पहले जो करेंसी होती थी वो गोल्ड से बैक्ड होती थी, लेकिन उसके बाद वो भी खत्म हो गया। तो अब वो महज एक कागज है। जो आपके पास 1000 का 2000 का नोट है वो एक महज कागज का टुकड़ा है। जब तक आपकी सरकार उसे रेगुलेटेड रखना चाहती है, उसकी वैल्यू की मान्यता है, तब तक आप उससे आदान प्रदान कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं। लेकिन अगर किसी दिन सरकार ने मना कर दिया तो हो सकता है कि उस कागज की कोई वैल्यू ना रहे, जैसा डीमोनेटाइजेशन के टाइम हुआ था। तो आज हमने बहुत कुछ सीखा आपसे, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में आपने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जो है कवर कर दिया है। जी, एक पॉइंट और मैं, अगर आपके पास समय हो तो मैं ऐड कर सकता हूँ? जी जी, बताइए। तो एक पॉइंट और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा दर्शकों को कि इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट होता है स्टॉक टू फ्लो का, स्टॉक टू फ्लो रेशियो। तो स्टॉक टू फ्लो रेशियो हमें ये बताती है कि जितनी भी एसेट्स हैं दुनिया के अंदर, तो वो कितनी, स्टॉक टू फ्लो रेशियो इस तरीके से कैलकुलेट होती है, उसमें कोई भी एसेट का स्टॉक कितना है और फ्लो कितना है। तो स्टॉक और फ्लो का मतलब ये होता है कि कितनी वो एसेट माइन हो चुकी है, मतलब कितना एग्जिस्टिंग सप्लाई में आ चुकी है, और कितना फ्यूचर में वो माइन होगी, या फ्यूचर में उसकी सप्लाई कितनी होगी। तो ये निर्धारित करती है कि जिस एसेट की स्टॉक टू फ्लो रेशियो जितनी ऊपर होगी, जितनी हाई होगी, वो उतनी ही वो बेटर स्टोर ऑफ वैल्यू है। तो इसको इस तरीके से आप समझो कि जिस एसेट की सप्लाई कम होगी फ्यूचर में और माइन ज्यादा हो चुका है, तो उसकी स्टॉक टू फ्लो रेशियो उतनी हाई होगी। और आपको सुन के हैरानी होगी कि गोल्ड है, जैसे गोल्ड का हमें एग्जिस्टिंग सप्लाई पता है, फ्यूचर में कितना गोल्ड माइन होगा ये किसी को नहीं पता, बिकॉज फ्यूचर में गोल्ड अनलिमिटेड लगता है। क्योंकि जब देखो 100 साल से मैं बोला जा रहा है गोल्ड लिमिटेड है, लेकिन जब माइनर जाते हैं एक्स्ट्रा कुछ खुदाई करते हैं, और अभी तो हमने समुद्र के नीचे खुदाई भी शुरू नहीं करी, तो गोल्ड अनलिमिटेड है। हम पेट्रोल की बात करें, कमोडिटी की, तो पेट्रोल डीजल कितने सालों से सुन रहे हैं कि खत्म हो जाएगा, लेकिन जब भी देखो वो कुछ ना कुछ नया माइन करके ले आते हैं। करेंसी हमारी अनलिमिटेड है, जिसको देखो वो प्रिंटर पे जाता है, प्रिंट कर लेता है। बिटकॉइन अकेली एक ऐसी एसेट क्लास है जिसका कितना माइन हो चुका है ये हमें पता है, और कितना माइन होना है वो भी हमें पता है। तो बिटकॉइन का जो स्टॉक टू फ्लो रेशियो है वो सबसे हाईएस्ट है, जो उसे बेहतर स्टोर ऑफ वैल्यू बना। बहुत बढ़िया। ये वाला जो टॉपिक है हम कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते फिर आपसे वक्त ले और इस टॉपिक पे डिटेल में बात करें, ताकि ये जो चीजें हैं ये और अच्छे से हमारी ऑडियंस को समझ आए, और उसके बाद वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सके। आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे आज के हमारे एपिसोड में हमारे गेस्ट काशिफ रजा। आप इन्हें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, @simply काशिफ के नाम से ये वहां पे मौजूद हैं। बहुत इंफॉर्मेटिव कंटेंट ये वहां पे पोस्ट करते हैं, तो वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि स्टोर ऑफ वैल्यू किस तरीके से काम करता है, जो नॉर्मल करेंसी है वो बिटकॉइन से या क्रिप्टो करेंसी से किस तरीके से अलग है, और क्या मैकेनिज्म इसके पीछे काम करता है। वक्त हमारे पास लिमिटेड है। अगले लाइव शो के दौरान हम इसमें और डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से जो नॉर्मल करेंसी है, जो फिएट करेंसी है, वो एक इल्यूजन बना के काम करती है और हम उसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और बहुत ऐसे क्रिप्टो करेंसीज या बिटकॉइन, इथीरियम, ऐसे बहुत से कॉइन्स मौजूद हैं जिनमें इन्वेस्ट करना हमारे लिए आज के टाइम पे बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो असल में स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पर काम करने वाले हैं फ्यूचर में। तो ये सारी बातें हम करेंगे हमारे आने वाले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।